18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पुलिस ने कथित मुठभेड़ में प्रतिबंधित माओवादी नेता और मिलिट्री कमांडर माडवी हिडमा, उनकी पत्नी मडकम राजे समेत 6 माओवादियों को मार दिया गया है। हिडमा पर 1 करोड़ और उनकी पत्नी पर 50 लाख का इनाम था। वे सुकमा जिले के पूवरती गांव के निवासी थे। विभिन्न मीडिया खबरों के अनुसार हिडमा की मौत की खबर से उनका गांव शोक में डूबा हुआ है। उनकी मां और परिजनों के रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। खबरों के अनुसार गुरुवार 20 नवंबर सुबह 9 बजे उनके गांव में हिडमा और राजे के शव लाए गए। जहां पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है तो वहीं उनके गांव के लिए शोक का विषय भी है। हिडमा मोस्ट वांटेड नक्सली था या फिर आदिवासियों का नायक। जहां हिडमा आदिवासी पुलिस के दस्तावेजों में मोस्ट वांटेड नक्सली था, वहीं आम लोगों के लिए उसकी पहचान हीरो से कम नहीं थी, जिसने अपने जल जंगल जमीन के लिए हथियार उठाए थे। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक छोटी सी झोपड़ी जो हिडमा का घर बताया जा रहा है में उनकी मां माडवी पोजे सिर पकड़कर बिलक बिलक कर रो रही हैं। उनके साथ और कई महिलाएं बैठकर रो रही हैं। पूरा गांव हिडमा की मृत्यु का मातम मना रहा है। गांव की महिलाएं उनके शोक में शामिल होने के लिए उनके घर आ रही हैं। बता दें कि हिडमा का जन्म 1981 में भारतीय छत्तीसगढ़ के दक्षिण सुकमा के पूर्वती गांव में हुआ था। उसे हिडमालू उर्फ संतोष के नाम से भी जाना जाता था और वो कम उम्र में ही बस्तर में माओवादियों का चेहरा बन गया था। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के बाद वह पार्टी में शामिल हो गया था और सैन्य अभियानों और गुरिल्ला युद्ध का एक कुशल रणनीतिकार बन जाता है। कथित तौर पर उन्होंने फिलीपींस के एक उग्रवादी समूह से गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हिडमा को 2016 में 6 अन्य कथित नक्सलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन्हें एक निम्न स्तरीय भागीदारी माना जाता था। लगभग उसी समय हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का एरिया कमांडर, सीपीआई माओवादी की दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सक्रिय सदस्य बन गया था, जो सुकमा, दांतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्रों में सक्रिय है। हिडमा पार्टी की केंद्रीय समिति में सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया था। ऐसा माना जाता है कि हिडमा सुरक्षा कर्मियों पर कई हमलों के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक था, जिसमें अप्रैल 2010 में दांतेवाड़ा में माओवादी हमला और 2017 का सुकमा हमला शामिल था। कुल मिलाकर उसे 26 अलग अलग हमलों के लिए जिम्मेदार बताया गया है। बस्तर जंक्शन के पत्रकार जब गांव के पुरुषों से सवाल करता है कि आप लोग कैसे हो, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, तो लोग जवाब देते हैं कि पूरा गांव दुखी है, हम कैसे खाना खा सकते हैं। पत्रकार आगे जब सवाल करता है कि हिडमा दादा के लिए दुखी हो, तो एक पुरुष कहता है केवल हिडमा के लिए ही दुखी नहीं है, उनके साथ और भी लोग मारे गए हैं, उन सबके लिए भी हम लोग दुखी हैं। जब पत्रकार कहता है कि हिडमा कैसा भी रहा हो लेकिन वह गांव के लिए अच्छा रहा होगा, इस पर एक व्यक्ति कहता है कि वह सिर्फ हमारे गांव के लिए ही नहीं, पूरे बस्तर और देश के लिए अच्छा था। वह आगे कहता है कि जब आंध्र प्रदेश से आकर माओवादी यहाँ मरते हैं तो क्या वे उनके गांव के लिए लड़ रहे होते हैं? वैसे ही यहाँ बस्तर के लोग वहां जाकर मरते हैं, ये सब लोग जनता के लिए लड़कर मर रहे हैं। कोई सिर्फ अपने घर के लिए वहां माओवादी संगठन में नहीं जाता। एक अन्य युवक पत्रकार को बताता है कि हिडमा माओवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से यानी 2 दशकों से भी ज्यादा समय में केवल 3 या 4 बार ही अपने परिवार से मिला था। सिर्फ एक बार वह अपने घर में आया था। आसपास आता था लेकिन कभी गांव में नहीं आता था। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि हिडमा को मुठभेड़ में नहीं बल्कि हिरासत में लेकर मारा गया है। उस वीडियो में युवक सवाल करता है कि हिडमा के साथ काम करने वाले जो अब डीआरजी में हैं, वे बताते हैं कि हिडमा के साथ बड़ी संख्या में गुरिल्ला होते हैं। उनको मारना उतना आसान नहीं है, वह जंगल में युद्ध की कला में निपुण होते हैं। तो केवल 6 लोग कैसे मुठभेड़ में मारे जाते हैं? आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी का मानना है कि इतिहास हिडमा को एक बागी के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज के तौर पर याद करेगा जिसने सरकार की जातियों को चुनौती दी थी। जिस हिडमा को आज पूरा देश नफरत की नजर से देख रहा है और उसकी मौत पर खुशी मना रहा है, आखिर वो अपने ही गांव के लोगों का हीरो क्यों था? क्या उसने अपने लोगों के अधिकारों के लिए हथियार उठाए थे? आखिर कौन लोग थे जो उनके अधिकारों को छीनना चाहते थे?
क्या देश उन लोगों की भी पहचान करेगा या उन लोगों को फिर से ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? और हिडमा पैदा करने के लिए हमें आतंकवादी से पहले आतंकवादी पैदा करने वाले लोगों को खत्म करना होगा, तभी हम हिडमा जैसे नौजवानों को गुमराह होने से बचा सकते हैं और देश में शांति ला सकते हैं। सोनी सोरी ने द न्यूज मिंट से बात करते हुए मुठभेड़ के फर्जी होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी हत्या को बस्तर में राज्य की हिंसा के बड़े उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। सोनी ने कहा कि हिडमा का हथियार उठाने का फैसला जल, जंगल, जमीन के संघर्ष से जुड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से इन संसाधनों पर स्थानीय लोगों की सहमति के बिना सरकार और कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया है। बस्तर के अधिकांश आदिवासी हिडमा को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। इधर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डिग्री प्रसाद चौहान ने कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्स चाहती तो वे हिडमा, उनकी पत्नी और दूसरे माओवादियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर सकते थे। उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस तरह हिडमा को मारा गया वैसे ही अक्सर कई बेगुनाह आदिवासी भी मारे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि माओवादी आंदोलन और उसके हिंसा के इस्तेमाल पर सवाल उठाना सही है, लेकिन सरकार के तरीकों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी हिडमा और माओवादी आंदोलन से असहमत हो सकता है, लेकिन यहाँ सरकार की हिंसक जातियों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन और कई माओवादी नेताओं के सरेंडर के बाद आंदोलन को कमजोर कहा जा सकता है, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों का सवाल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके मालिकाना हक पर चर्चा अभी भी बनी हुई है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि हिडमा का शव गांव में पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। गांव के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं शव से लिपटकर रोती हुई देखी जा सकती हैं। सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बीच आदिवासी परंपरा के अनुसार हिडमा और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शव गांव में पहुंचने से पहले बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा था कि हिडमा की बॉडी के साथ बेशक इंसानियत के साथ पेश आया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी भी दिखावे को इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे कि एक वांटेड बागी शहीद बन जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहते, यह शहीद समारोह जैसा नहीं दिखना चाहिए। आदिवासी रीति रिवाजों के लिए बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। यह एक कम्युनिस्ट इवेंट रहेगा और बुनियादी इजाजत को बनाए रखा जाएगा। जैसे बस्तर के आदिवासी मरे हुए लोगों का दुख मनाते हैं, हिडमा 1994 से 95 के बीच माओवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वह उस समय लगभग 17 साल के थे और 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे। 2007 में दक्षिण बस्तर के उरपल मेटा के पास सीआरपीएफ के 24 जवानों को घेरकर मारने की घटना से हिडमा नाम पहली बार जोड़ा गया था। इसके बाद दक्षिण बस्तर क्षेत्र सुकमा जिले में हुए हमलों में हिडमा का नाम सामने आया था। 10 अप्रैल 2010 को ताड़ीमेटला के पास माओवादियों ने घात लगाकर हमला करके 76 जवानों की हत्या की थी, जो भारत के माओवादी आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। बताया जाता है कि इसे भी हिडमा के बटालियन ने अंजाम दिया था। सुरक्षा बलों की जानकारी के मुताबिक कुल 26 हमलों में हिडमा की भागीदारी थी। बताया जा रहा है कि हिडमा माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सबसे युवा सदस्य थे। उनकी उम्र लगभग 50 के करीब बताई जा रही है। हाल ही में उन्हें दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी DKSZC का सचिव बनाने की खबरें सामने आई थी। इस प्रकार दंडकारण्य में पिछले 45 सालों से जारी नक्सलवादी या माओवादी आंदोलनों में ये सबसे पहले स्थानीय आदिवासी थे जो उस पद पर पहुंचे थे। बता दें कि लद्दाख के सोनम वांगचुक भी अपने संसाधनों के लिए लड़ रहे थे, जिन्हें आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया गया है। सोनम वांगचुक ने भी यही आरोप लगाया था कि सरकार उनकी जमीन कॉरपोरेट को देना चाहती है और सोनी सोरी ने भी हिडमा के हथियार उठाने का यही कारण बताया है। अगर ये बात सही है तो ये मामला देश की शांति और एकता के लिए खतरा है। आज की अपडेट में इतना ही। नमस्कार, मैं दीपक चौहान।